कभी सोचा है कि एक देश बनता कैसे है? एक ऐसा देश जो पहले नक्शे पर था ही नहीं, बस एक आइडिया था, एक सपना था। आज हम उसी सपने के सच होने की कहानी जानेंगे, इटली के जन्म की कहानी। ये दशकों तक चला एक ऐसा सफर था जिसे तीन कमाल के लोगों ने अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपनी हिम्मत से हकीकत में बदला। तो यही सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या ये बस जमीन पर कुछ लकीरें खींच देना है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा? यही सवाल आज की हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे आइडिया, डिप्लोमेसी और एक्शन ने मिलकर एक पूरे देश को जन्म दिया। चलिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में। देखिए, उस जमाने का इटली आज के इटली जैसा बिल्कुल नहीं था। इटली नाम का कोई एक देश था ही नहीं। ये तो छोटे बड़े राज्यों का एक झुंड था जो आपस में बटे हुए थे, और तो और इन पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसी बाहरी ताकतों का कंट्रोल था। समझिए कि एक पहेली थी जिसके सारे टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो भाई, इस बिखरे हुए नक्शे को एक देश में बदलने का आइडिया आया कहां से? यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले हीरो ग्यूसेप मैज़ीनी की। उन्हें अक्सर इस पूरे मूवमेंट की आत्मा यानी द सोल कहा जाता है। अब मैज़ीनी वो कोई राजा या जनरल नहीं थे, वो एक विचारक थे, एक लेखक। उनका सबसे बड़ा हथियार थे उनके शब्द। उन्होंने यंग इटली जैसी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई और एक ऐसे इटली का सपना फैलाया जो एक हो और जहां किसी राजा का नहीं बल्कि लोगों का राज हो, एक रिपब्लिक। तो उनका मेन काम था एक आइडिया देना, एक चिंगारी जलाना। उन्होंने राष्ट्रवाद की उस भावना को हवा दी जो इटली के लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं दबी हुई थी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सिर्फ सपनों और आइडियाज से देश नहीं बनते, है ना? उसके लिए एक स्मार्ट प्लान और पॉलिटिकल स्किल की भी जरूरत होती है। और यहीं पर आते हैं हमारे दूसरे किरदार, काउंट कैमिलो डे केवूर, जिन्हें एकीकरण का मस्तिष्क यानी द ब्रेन माना जाता है। केवूर सार्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जो उस वक्त के सबसे ताकतवर इतालवी राज्यों में से एक था। अब जहां मैज़ीनी सपनों की बात करते थे, वहीं केवूर जमीन पर रहकर सोचते थे। वो बड़े प्रैक्टिकल थे। उनका मानना था कि इटली को एक करने के लिए सिर्फ क्रांति की आग काफी नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से की गई डिप्लोमेसी जरूरी है। उनका तरीका ना बड़ा सिस्टमैटिक था। सबसे पहले उन्होंने फ्रांस से दोस्ती की और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली से बाहर का रास्ता दिखाया। फिर उन्होंने डिप्लोमेसी और वोटिंग का इस्तेमाल करके बीच के इतालवी राज्यों को सार्डिनिया के साथ मिला लिया। ये पूरा मामला एक शतरंज के खेल जैसा था और केवूर थे इसके ग्रैंड मास्टर। तो अब तक हमारे पास एक आत्मा है और एक दिमाग भी, लेकिन अब जरूरत थी एक तलवार की, कोई ऐसा जो मैदान में उतरकर एक्शन ले सके। और वो थे ग्यूसेप गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी एक जबरदस्त और हिम्मत वाले मिलिट्री लीडर थे। वो मैज़ीनी के आइडियाज से बहुत इंस्पायर्ड थे, लेकिन उनके पास उन आइडियाज को हकीकत में बदलने की ताकत थी। उन्होंने दक्षिणी इटली को विदेशी राजाओं के शासन से आजाद कराया। साल 1860 में गैरिबाल्डी ने अपनी रेड शर्ट्स वाली सेना के साथ दक्षिणी इटली पर हमला किया और उसे जीत लिया। लेकिन फिर उन्होंने जो किया वो सच में कमाल था। सत्ता खुद संभालने के बजाय उन्होंने जीते हुए सारे इलाके सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिए, सिर्फ इटली को एक करने के बड़े मकसद के लिए। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से एक ही मंजिल तक पहुंचा गया। एक तरफ थे केवूर जो ऊपर से यानी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी के जरिए इटली को जोड़ रहे थे। दूसरी तरफ थे गैरिबाल्डी जो नीचे से यानी आम लोगों की क्रांति के जरिए बदलाव ला रहे थे। एक स्ट्रैटेजिस्ट तो दूसरा एक्शन हीरो। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि दोनों का लक्ष्य एक ही था। तो सवाल यह है कि एक विचारक, एक राजनेता और एक योद्धा, इन तीनों के अलग अलग रास्ते आकर एक जगह मिले कैसे, और कैसे बना एक राष्ट्र? ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, कई दशकों तक मैज़ीनी के विचारों ने जमीन तैयार की। फिर 1850 के दशक में केवूर ने उत्तर को जोड़ा और 1860 में जब गैरिबाल्डी ने दक्षिण को आजाद करके राजा को सौंप दिया, तो समझिए कि उत्तर और दक्षिण के रास्ते एक हो गए।
और फिर वो साल आया 1861। ये वो पल था जब पहेली के सारे टुकड़े अपनी सही जगह पर आकर जुड़ गए। इसी साल किंगडम ऑफ इटली की ऑफिशियली घोषणा कर दी गई। मैज़िनी, कैवूर और गैरीबाल्डी के दशकों के संघर्ष का फल मिला और विक्टर इमैनुअल द्वितीय एक हुए इटली के पहले राजा बने। इतिहास में इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मूवमेंट को रिसॉर्जिमेंटो के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है पुनरुत्थान या फिर से जागना। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल घटना नहीं थी, बल्कि एक तरह से पूरे देश की कल्चरल और नेशनल रीबर्थ थी। तो शॉर्ट में कहें तो ये स्लाइड पूरी कहानी का निचोड़ है। इटली का एकीकरण किसी एक इंसान का काम नहीं था। इसके लिए मैज़िनी की आत्मा की जरूरत थी, जिसने सपना देखा, कैवोर के मस्तिष्क की जरूरत थी, जिसने उस सपने तक पहुंचने का प्लान बनाया, और गैरीबाल्डी की तलवार की जरूरत थी, जिसने उस प्लान को एक्शन में बदला। तो ये कहानी हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आती है। इटली की कहानी देखने के बाद ये तो साफ है कि कोई भी राष्ट्र शायद ही किसी एक इंसान से बनता है। इटली का उदाहरण हमें सिखाता है कि एक देश बनाने के लिए अक्सर अलग अलग तरह की लीडरशिप चाहिए होती है। एक आत्मा जो सपना देखे, एक दिमाग जो रास्ता बनाए, और एक तलवार जो उस रास्ते पर चलना मुमकिन करे। हर किसी को अपनी कहानी बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी कहानी समझने के लिए नहीं बैठा होता। कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के दर्द, अपनी मेहनत, अपनी लड़ाइयां किसी को बताई, और सामने वाले ने उसे सिर्फ एक किस्सा समझ लिया। उसने महसूस नहीं किया, उसने बस सुना और आगे बढ़ गया। यहीं से सीख शुरू होती है। हर इंसान आपकी कहानी का हकदार नहीं होता। आपकी कहानी कोई फिल्म नहीं है जो हर किसी को दिखाई जाए। वो आपकी जिंदगी है, आपकी सच्चाई है, आपकी कमजोरी और ताकत दोनों है। और सच तो ये है, जितना ज्यादा आप अपनी कहानी सबको बताते हैं, उतना ही लोग आपको समझने के बजाय जज करने लगते हैं। कुछ लोग आपकी कहानी में सहानुभूति ढूंढेंगे, कुछ लोग उसमें आपकी कमजोरी ढूंढेंगे, और कुछ लोग उसी कहानी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर देंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी कहानी हर किसी को नहीं, सही इंसान को बताओ। वो इंसान जो सुनते वक्त बीच में टोके नहीं, जो आपकी बातों को हल्का ना समझे, जो आपकी खामोशी को भी समझ सके। और अगर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलता, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कहानी को सुनाने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खुद से बात करना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी समझदारी है। याद रखिए, हर राज बताना जरूरी नहीं होता, हर दर्द दिखाना जरूरी नहीं होता, और हर कहानी सुनाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आपके लिए होती हैं, क्योंकि वही बातें आपको मजबूत बनाती हैं अंदर से। तो अगली बार जब दिल करे सब कुछ किसी को बता देने का, थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या सामने वाला सच में आपकी कहानी के लायक है? अगर जवाब हाँ है, तो खुलकर बताइए, और अगर जवाब नहीं है, तो अपनी कहानी को अपनी ताकत बनाइए, किसी की चर्चा नहीं।
असली ताकत शोर में नहीं,